विश्वपति सरकार ने जो कैरेक्टर क्रिएट किया उसमें ऐसे रंग थे जो मैंने मेरी छोटी एक्टिंग करियर में मैंने इस तरह का रोल नहीं किया। मेरे लिए फिल्म मीडियम नया है। Correct. मैं थिएटर कई साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि कैमरा के लिए क्या करना सही है, क्या नहीं है, किस तरह से करना चाहिए। आई लेफ्ट एंड आई रिमेंबर दैट फीलिंग जब मैं फ्लाइट में था, भाई निकल जाओ यार इस फ्लाइट में, मौसम दिख रहा है ना अभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू सी काला पानी 2 ऑन हिज स्टोरी। 18 अक्टूबर को एक धमाकेदार वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है जिसका नाम है काला पानी, और मेरे साथ है काला पानी के मेकर्स, शो रनर्स अमित गुलानी, समीर सक्सेना जी, ऑन कास्ट एंड क्रू आशुतोष गोवारिकर जी, सुकान गोयल और अमय वाघ। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आप कैसे? मैं बस बढ़िया हूँ एकदम। सबसे पहले तो आप दोनों से शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो अंडमान निकोबार का जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार दिखा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, एक्सपीरियंस हमारे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग था। जब आइडिया ही आया था, विश्वपति सर का जो राइटर है वो अंडमान गए थे, जब वापस आए थे तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि ये ऐसी अनोखी जगह है और इंडिया में ही है जो हमने कभी स्क्रीन पे नहीं देखी है। करेक्ट। तो हमें डेफिनेटली इसके अराउंड कुछ एक कहानी ज़रूर कहनी चाहिए, एंड इसका एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है, पर ज़रूरी नहीं है हम उसी चीज़ को लेके उस कहानी को बनाएं। तो जैसा कि आपने अगर शो अभी देखा होगा तो हाँ। वो शो बेस्ड है 2027 में, जो कि आज से 4 साल बाद है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि एक हिस्टोरिक शो है, बट काला पानी एक मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, जहाँ जैसा कि पास्ट में लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था उनको कैद करने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे भी कुछ लोग फंस गए हैं हाँ। एक सिचुएशन की वजह से, एंड अब वो कैसे निकलेंगे या सरवाइव करेंगे, ये कहानी एकदम हमें एप्ट लगी थी जो कहनी चाहिए, एंड वहीं से इसकी शुरुआत हुई। विश्वपति सर ने बोला था कि उनकी बचपन की कहानी है। करेक्ट। जो उन्होंने सपना देखा था कि उन्हें ऐसा कुछ बनाना है। हाँ। आज वो हमारे साथ तो है नहीं इस इंटरव्यू में, Yes. लेकिन उनके आइडिया को आपने आगे लाया। तो इस वो तो है नहीं, तो उनके तरफ ऑन बिहाफ ऑफ हिम व्हाट यू वांट टू से? मतलब आई थिंक उन्होंने ही लिखा है शो, Yeah. तो आई थिंक जो बेस है शो का वो तो उन्हीं का ही है, आइडिया भी उन्हीं का है, और उन्होंने बहुत मेहनत से लिखा है, काफ़ी टाइम लेकर बहुत शिद्दत से लिखा है शो, और आई थिंक बिकॉज वो चीज़ अच्छी आई इसलिए सब लोग, पूरी टीम, एवरीवन गॉट वेरी एक्साइटेड टू मेक द शो, नेटफ्लिक्स गॉट वेरी एक्साइटेड टू मेक द शो। तो वो हमारे मतलब बीच नहीं है, अभी इंटरव्यू में नहीं है, इंटरव्यू में नहीं इसलिए मैंने बोला। लेकिन वो बहुत खुश हैं और वो भी चाहते हैं कि लोग शो को देखें 18 अक्टूबर को। अमय जी, मैंने जितना देखा है ग्लिम्स, आपने कमाल किया है जितना मैंने देखा है। बहुत मज़ा आ रहा है आपको देखने में इस सीरीज में। नहीं, आप लोगों पर भी आऊँगा मैं ज़रूर, आप लोगों ने भी किया है, लेकिन अमय जी का जो काम है, मैं आप देखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर 18 अक्टूबर। अमय जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है, आप होस्ट भी है, आप काफ़ी कुछ करते हैं, ऑलराउंडर कह सकती है, थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं आप, तो ये एक अच्छा एंसेम्बल कास्ट मिला है आपको काम करने के लिए। मराठी में मैं होस्टिंग भी करता हूँ। तो हाँ यार, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब अपनी मातृभाषा में काम करता हूँ तो मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता हूँ। हाँ। बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना, और ये काला पानी जैसा शो, ये तो सबके लिए कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना Exactly. है, और ऐसा किरदार निभाने का मौका मिलना मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि ये हमेशा हम लोग इंटरनेशनल शोज़ देखते हैं और इंस्पायर होते रहते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ कंटेंट करने का मौका मिलना चाहिए जो सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल स्केल पे अपील हो जाए। तो मुझे लगता है काला पानी वैसे टाइप का शो है, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि 18 अक्टूबर के बाद कैसे रिस्पॉन्स आने वाला है लोगों से, क्योंकि काफ़ी मतलब हम भी एज एक्टर्स 2 साल से एसोसिएटेड है इस शो के साथ, तो काफ़ी कुछ चल रहा है अंदर। ऐसा लग रहा है कि यार देख लो और बता दो कैसे लग रहा है शो। जितना मैंने देखा है, नॉट एज अ फिल्म जर्नलिस्ट और अ क्रिटिक, एज एन ऑडियंस मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम ग्रिप्ड, जितना मैंने ग्लिम्सेस देखा है, आई एम ग्रिप्ड। सो आई एम श्योर ऑडियंस को भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। डेफिनेटली। सुकान जी, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, काफ़ी फिल्मों में आपको देखा है। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। मोनिका उमर डार्लिंग, अब तो बैठो, इन पर तो आया नहीं हूँ मैं। सुकान जी, कैसे कर लेते आप कि इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स
और आपको देखकर मज़ा भी आता है, डर भी लगता है, और इसमें भी आप चीरू जी है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? I think I would always like to give the writers the biggest amount of credit क्योंकि मैंने जो भी काम किया है ऐसा नहीं है कि completely improvised scenes हैं और टेक्स्ट था नहीं, टेक्स्ट सामने था, एंड जो भी उस चीज़ को हेड करा था एज अ डायरेक्टर, he or she knew what they were doing and what they wanted from this character. तो आपको ऑलरेडी वो कमरा, वो माहौल, वो टेम्परेचर मिल जाता है एंटर करने के लिए, और वो शब्द होते हैं आपके पास जो किसी ने लिखे हैं, एंड इफ़ इट फ्लोज वेल देन यू हैव टू, आई जस्ट फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू सरेंडर टू इट एंड फाइंड द ट्रूथ. एंड अगर आप में, डायरेक्टर में, को एक्टर्स में एक अग्रीमेंट है तो अपने आप एक एनर्जी आती है जिससे कुछ हो जाता है. आई एम थ्रिल्ड कि मुझे ऐसे ऐसे किरदार करने को मिले. पहली बात तो वो जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग, यूनिक है, एक इंटरेस्टिंग आइडिया लेके चल रहे हैं कि लव के लिए कुछ कर देगा विच इज़ मॉरल इमोरल, मतलब उस तरह से. तो एंड आई वॉज इन वेरी गुड हैंड्स, मतलब आई हैव टू गिव दैट क्रेडिट टू द पीपल बिकॉज मेरे लिए फिल्म मीडियम नया है. मैं थिएटर कई साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि कैमरा के लिए क्या करना सही है, क्या नहीं है, किस तरह से करना चाहिए. तो आई फील दैट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ लक, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क इन द थिएटर. ऑनेस्टली बताऊंगा तो एक्चुअली लगता नहीं है, आपको देखकर लगता है कि बहुत स्पॉन्टेनियस है, और ये कैसे कर लेते हो आप. ये मेरा हमेशा एक दिखती है, कैसे कर लिया इन्होंने, कहाँ से रेफरेंस उठाया होगा इन्होंने ये इस रोल को करने के लिए. ना ये एक मेरा कॉम्प्लीमेंट है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब आपने इतने साल इतने लोगों के साथ थिएटर में काम, इतनी सारी टेक्स्ट्स के साथ आप जाते हैं, इतने सारे किरदारों को समझते हैं, तो वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली आता ही है सामने. एंड आई थिंक आफ्टर सो मच टाइम इन थिएटर तब ये मीडियम हमारे पास आया. शुरू में तो हम जब आए थे तब फिल्म टीवी यही होते थे, और फिल्म भी कहाँ हो रही है आपको पता ही नहीं चलता था, किधर बन रही है, कौन है. अब OTT आया है वगैरह, तो काम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम है, तो जो किया है एक जुनून भी है कि भाई कुछ आया तो उसको एक मतलब पूरी शिद्दत से पूरा मतलब जितना आता है सब कुछ लगा देंगे. अगर कम करना है तो वो सामने वाला कम कर देगा, लेकिन आप कम मत करो वगैरह. सो या इट्स a lot of things put together I think create a performance जो आप स्क्रीन पे देखते हैं. It's not just the actor, it's like कॉस्ट्यूम की कोई बात कर रहा था, कोई लुक की बात करता, कोई कैमरा, आई डोंट इवन नो कि एक एंगल कैमरा का क्या कर देता है या एक लाइटिंग क्या करती है, अभी मुझे वो समझ ही नहीं है. तो वो सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं. बट आई थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू आशुतोष जी. अब तो आपके ऊपर आते आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं हमेशा से, आपकी हर फिल्म का फ़ैन रहा हूँ, जितने भी आपने बनाए. जोधा अकबर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट. थैंक यू. अभी भी लगा दो, मैं देखते बैठूंगा पूरी फिल्म स्टार्ट टू एंड. थैंक यू. तो एक्टिंग में आप आए हो, एक्टिंग कर रहे हो आप इसमें, तो ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है आपको, मैं ये पूछूंगा कि क्या अच्छा लग रहा है आपको, एक्टिंग पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे. आई थिंक आई एम श्योर दोनों, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, डायरेक्शन तो बहुत मुश्किल काम है ही, और आपको वहाँ पे लाइक अ कंडक्टर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, करेक्ट, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ में लाना है अपना विजन दिखाने के लिए. करेक्ट. एक्टिंग में होता क्या है कि आपको डायरेक्टर का विजन कैरेक्टर को लेके जो है वो आपके सिर्फ एक्टिंग टैलेंट से आपको वो बाहर लाना, तो दोनों का मकसद बहुत अलग अलग है. करेक्ट. आई वुड हैव लव टू एक्ट मोर, लेकिन डायरेक्शन के वक्त फिल्में इतनी बड़ी स्केल की होती हैं, इतना वक्त लगता है कि आई नेवर गॉट टाइम टू गेट अवे. तो ये जब पहली बार मुझे ऑफर हुआ तो आई फाउंड माई सेल्फ टेकिंग इट राइट अवे, क्योंकि एक तो अमित और समीर दोनों, इनका मैं, जैसे आप फ़ैन हैं, मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. Exactly. इनका जितना पहले का काम है वो मुझे हमेशा अच्छा लगा है. लेकिन कभी आप सोचते हैं कि इनके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, इनके साथ कभी काम करने का मौका तो मिलेगा नहीं, बिकॉज two different orbits. These orbits are not going to merge. तो जब ये मौका इनकी तरफ से आया तो I was very excited. बहुत मैं एक्साइट इस बात से हुआ कि ये एक सर्वाइवल ड्रामा है, काला पानी नाम है, थ्रिलर फॉर्मेट में है, नेटफ्लिक्स का शो है, इतने सारे प्लसेस थे that I found myself saying yes. और मुझे बहुत मज़ा आया इस शो में काम करने के लिए. मेरा किरदार बहुत ज़बरदस्त है. It's someone who is with a very big responsibility. उस पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि कैसे लोगों को बचाना चाहिए. और
इन टर्म्स ऑफ माई द वे आई लुक, द वे आई बिहेव, एवरीथिंग, उन्होंने एक बहुत, विश्वपति सरकार ने जो कैरेक्टर क्रिएट किया उसमें ऐसे रंग थे जो मैंने मेरी छोटी एक्टिंग करियर में मैंने इस तरह का रोल नहीं किया। करेक्ट। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग। बट जितना भी आपने एक्टिंग किया है लोगों को पसंद आया है। थैंकफुल थैंकफुल। लोगों ने बहुत पसंद किया है। समीर जी, आप पे आऊँगा, ये आपका 3rd एसोसिएशन है विद नेटफ्लिक्स। जी। कोटा फैक्ट्री, जादूगर, आपने क्या जादू चला दिया है जो इतने अच्छे अच्छे शोज ला रहे हैं? नहीं, बस आई थिंक नेटफ्लिक्स के साथ एक बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है शुरू से ही, और एक बहुत कंफर्ट वाइब है उनके साथ काम करने में। उनका क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ है। बहुत ट्रस्ट करते हैं वो हमको एज मेकर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो जो भी OTT है वो सामने से अगर आपको ट्रस्ट दे रहा है कि नहीं आप बनाओ जैसा आप चाहते हैं, वी आर बिहाइंड यू, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक नेटफ्लिक्स के साथ वो इक्वेशन बहुत अच्छी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ शो लाइक काला पानी, जो कि इतना बड़ा स्केल पे माउंटेड है। वो बहुत ज़रूरी था कि दे आर विद अस ऑलवेज। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मोनिका और तान्या से मेरे बहुत लंबे कॉल होते थे जहाँ पर कहते कि जस्ट मेक इट वेरी सिनेमैटिक समीर, इट हैज़ दैट वाइब, दिस शो हैज़ दैट पोटेंशियल टू गो इंटरनेशनल। एंड वो एक बहुत अच्छा एक वो भी, आई थिंक दे ऑल्सो काइंड ऑफ पुश अस दैट लेट्स मेक इट बिग। Exactly. 10 सोच के जा रहे थे, उन्होंने कहा इसको 100 करो। एंड द ट्रेलर इज लुकिंग बिग एंड एवरीबडी whomever I have met वो सब बता रहे हैं कि हमें देखना ये क्या है। करेक्ट। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा इक्वेशन है, इसलिए वी कीप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स विद नेटफ्लिक्स। सब अलाइन हो गए, फैंस को पसंद आया है ट्रेलर, आप लोगों को सपोर्ट मिला है, ये बना रहे हैं, स्टारकास्ट तगड़ी है। जी, अब शो भी सब लोगों को ऐसे ही पसंद है। सर्वाइवल ड्रामा जब बात होती है तो बहुत एक एज ऑफ द सीट वाली चीज़ें होती है कि मैं अब क्या होगा। क्या चैलेंजेस फेस किए आपने अंडमान निकोबार में? ये एडवेंचर हमें ज़रा बताइए, तो मज़े की बात बताइए। सभी से जानना चाहूँगा, कोई भी बताइए। मुझे तो, मैं शूट से पहले एक हफ्ता अंडमान गया था, और वहीं पे, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एंड आई थिंक लास्ट कपल ऑफ डेज, और मैं पूरा घूमा हूँ अंडमान एक आदमी के साथ, उसकी टैक्सी में, टैक्सी को शिप पे डाल के जंगल में जाके। इससे पहले या इस दौरान? शूट से जस्ट पहले। अच्छा, कभी गए नहीं हो आप? मैं कभी नहीं गया था, लेकिन शूट से जस्ट पहले एक हफ्ते के लिए मैं चला गया, और लास्ट 2 डेज मैंने हैवलॉक के लिए छोड़े थे। मैंने कहा चलो डाइविंग भी करेंगे। हैवलॉक में था और सडनली साइक्लोन का अनाउंसमेंट हो गया। अचानक कोई बोट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं जा सकता, ये वो, इट वॉज सो रियल। माई पैनिक, माई एंक्शसनेस टू गेट आउट ऑफ देयर। और वो सिर्फ अकेला दिन था जिस दिन मेरा वो जो बंदा मेरे साथ था वो उस दिन नहीं था। मैं था दोस्तों के ही एक रिजॉर्ट में जो डाइविंग भी कराते हैं, बट आई फाउंड कि वो बोल रहे हैं 7 बजे निकल जाओ, नहीं 10 बजे निकल जाओ, फ़ोन नहीं लग रहे हैं। इट्स सो रियल, द फीलिंग ऑफ गेटिंग स्टक। मतलब मुझे, आई हैड टू नेगोशिएट माई वे विद बोट ओनर्स, ये वो, कि बोट पे चढ़ गया किस तरह, और मैं पोर्ट ब्लेयर पहुंच गया। मेरी नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, लेकिन उसने कहा आप लोग रेकी के लिए गए हुए थे। उसने कहा कि सर आप आज ही निकल जाओ, ये लोग कल अगर रुक गए ना तो फंसेंगे 3-4 दिन पक्का। मैं गया एयरपोर्ट, जाके फ़्लाइट चेंज कराई, समहाउ वो एक सीट थी जो हो गई चेंज, एंड समहाउ आई लेफ्ट। एंड आई रिमेंबर दैट फीलिंग जब मैं फ्लाइट में था, कहा भाई निकल जाओ यार इस फ्लाइट में, मौसम दिख रहा है ना अभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वांट टू सी काला पानी 2 ऑन हिज स्टोरी। But Kalapani 1 is this, you know, it is this. Actually. And bigger, because the survival needs over there are so real. And then you realize कि islanders कैसे रहते हैं। मतलब एक सड़क बननी है तो सीमेंट अगर आना है तो उधर से आना है, तब तक वो गड्ढा है, आप भरते रहिए। सो हम लोग यहाँ पे बहुत, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड मेनलैंड पे, बट फॉर एन आइलैंडर नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट डे सर्वाइवल, सो इट्स एक्चुअली दैट इंटरेस्टिंग। बाकी शो में क्या क्या हुआ वो आप लोग बताइए, शो से पहले का बता दिया। अब मैं, आप बताइए कुछ। नहीं, हाँ यार, एक्चुअली ये सही बोल रहा था सुकांत। मुझे लगता है कि अंडमान में लोग घूमने आते हैं या ज़्यादातर लोग हनीमून के लिए आते हैं, और आई थिंक वो जब होते हनीमून के लिए या घूमने आते हैं तो 5-6 दिन के लिए वहाँ रहते हैं एंड देन दे लीव। बट वहाँ पे 2 महीने रह के शूटिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं हमेशा अपने दोस्तों से या घर वालों को मेरे लगता है कि यार अच्छी बात है यार, अंडमान जा रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा तो लाइफ अच्छा जा रहा है। बट मैं हमेशा लोगों को यही समझाते रहता हूँ कि किसी जगह घूमने के लिए जाना और शूटिंग के लिए जाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। तो शूट तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, शायद ये मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट शूट होगा।
एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब लग रहा था कि यार काश ये सब शूट क्रोमा पे होता या इसी स्टूडियो में होता, बिकॉज ऐसी जब वो मेकअप पहन के, कॉस्ट्यूम्स पहन के वहाँ पे एक्शन करना, शूट करना, इट वाज नॉट इजी. बट इवेंचुअली जब हम रूम पे आते थे सब, वहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे नेटवर्क भी नहीं था, तो हम तो साथ मिलते ही थे. मतलब एक रिचुअल था कि भाई 8 बजे मिलना है, ये तो पक्का था. और जब हम सब बात करते थे तो आई थिंक एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस. हर किसी के आंखों में एक सेटिस्फैक्शन था कि आज जो काम किया है, जो हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ के जो गए थे शूट पे, और शाम के 7:30 बजे पहुँचे हैं, और 8 बजे हम लोग मिल के अब डिनर करने वाले हैं. ये जो पूरा दिन था, ये जो सब घंटे थे, 15-16 घंटे ये जो थे, ये सब में कुछ सीखने को मिला. इस सब के साथ कुछ सेटिस्फैक्शन एसोसिएटेड है, और ऐसा लग रहा है कि यार जो स्क्रिप्ट पे लिखा है राइटर्स ने, वो सब अगर ऐसे ही ट्रांसलेट होते रहे स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा शो बनेगा. तो ये सब भावना मैं होती अगर थी. ये भावनाओं को अगर मैं सम अप करूँ तो इट इज़ लाइक मैंने एक दिन सरवाइव कर लिया. आफ्टर यू ऑल मीट एंड हैव अ स्माइल, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस टेबल पर आप लोगों ने एक दिन सरवाइव किया. जगह इतनी खूबसूरत है ना, चैलेंजेस तो देखिए बहुत से. आप वो दिन भर का आप पूरा ग्रिल हो जाते हो, यू गो थ्रू द ग्राइंड एंड देन हालत आपकी खराब होती है. बट जब रात को शूट के बाद आप वो सनसेट देखते हो ना, वो लहरें देखते हो, वो बीच देखते हो ना, आपको इतना सुकून मिलता है ना कि वो सारा एफर्ट आपको लगता है कि नहीं वर्थ है यार. मतलब यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं, ये कल वापस करेंगे. You get that energy to prepare you for the next day. Actually, सुबह भी, I mean like we used to wake up at 3:15 every day, and because जंगल यूनिट का 2:30 का, हाँ, हमारा थोड़ा हमारा अलग रहता था 5 to 5, 5 AM to 5 PM. बट ऐसे लगता है यार इतनी सुबह उठने की आदत नहीं होती. बट when you go on the beach and you see the sunrise, you feel a sense of energy through that. So सर नहीं उठाते थे सुबह इनको? आपका अंदर का डायरेक्टर नहीं जाता था कि उठो चलो सेट का टाइम है, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं. तो आप भी आराम से? नहीं. एक्चुअली किसी भी जगह को जानना है ना, तो मेरा एक रूल है, 20 दिन अगर आप उस जगह पे रहेंगे, तो आप उस जगह को रियली जान पाएंगे. रेकी नहीं, किसी भी चीज आप अगर हॉलिडे के लिए भी गए, 20 days is what you need to know a place. एक्सप्लोरिंग. तो इस केस में तो 50 दिन थे. अंडमान की ब्यूटी ज़बरदस्त है. थोड़ा सा दूर है, लेकिन दूर तो हिमालयस भी हैं. मैं खुश हूँ कि इन्होंने इस लोकेशन को चूज़ किया, बिकॉज अंडमान ऐसी एक जगह है जहाँ हमें एक्सप्लोर करना चाहिए फॉर टूरिज्म हमसे. तो एक वो ये जो वाकया इनके साथ हुआ, वो तो वन ऑफ है कि एक हरिकेन आ गया या कुछ आ गया, वो तो हमेशा उधर बीच में आते रहते. बट आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, एंड वो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट शो में बहुत अच्छी तरह से कैप्चर हुआ है. तो वो जो कॉम्बिनेशन है, which we never discussed, beauty and danger, beauty and खूबसूरती और खतरनाक जो एक माहौल है, वो बहुत अच्छा कैप्चर हुआ है. समय की कमी है, मैं बस एक मैसेज मैं चाहूँगा आप लोगों से. ये जो सीरीज़ है, इसमें नॉट ओनली इट्स अबाउट थ्रिल सर्वाइवल ड्रामा, इट्स ऑल्सो अबाउट इमोशंस. जितना मैंने ग्लिम्सेस देखे, इट्स ऑल्सो अबाउट फैमिली इमोशन, फैमिली रियूनियन. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सबका एक एमालगमेशन है और फिर ही आपने इसको प्रेजेंट किया है, तो क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक मैसेज क्या जाना चाहिए इससे? इट्स फॉर नेचर लवर्स ऑल्सो, इट्स अबाउट रेस्पेक्टिंग द इकोसिस्टम ऑल्सो. जी, आई थिंक जब सर्वाइवल की बात आती है, आपके सर्वाइवल की बात आती है, आपके फैमिली की सर्वाइवल की बात आती है, तो एज अ ह्यूमन आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, नो, टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, टू प्रोटेक्ट योर लव वंस. आई थिंक जब तक आप लोग साथ हैं, नो, यू कैन सी थ्रू एनीथिंग. आप सब कुछ हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं. नो, तो इट्स अ स्टोरी ऑफ होप ऑल्सो, कि कैसे लोग अगर किसी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बट अगर आपके अंदर वो होप है, वो बिलीफ है, वो फेथ है कि नहीं हम इससे निकल सकते हैं, तो आप कर जाएंगे. आपके साथ वाले जो हैं वो आपके साथ रहेंगे, एंड देन टुगेदर यू कैन लाइक कम थ्रू एनीथिंग. तो आई थिंक वो बहुत की चीज़ है, कि इट्स अ स्टोरी ऑफ होप. दैट्स आल्सो अ टेक अवे दैट एवरीवन शुड हैव. आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे उनकी बात में? कोई एडिशन? नहीं यार, मैं तो सुनते नहीं, एक इसमें दूसरी एक है कि द व्यूअर वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा
कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं क्या डिसीजन लेता। हाँ हर किरदार में एक जो एक डायलेमा है, चॉइस है। वो चॉइस व्यूअर विल फील कि ये अगर डिसीजन ऐसा है तो इसका ये परिणाम होने वाला है, मैं क्या करता। सो द इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली इज वेरी इंटरेक्टिव। आई एम होपिंग इट विल बी करेक्ट एंड आई थिंक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बहुत इजी हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है बोलना। बट जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो वो सही गलत कितना फ्लूइड है, मतलब आप एक पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये भी सही है, एक पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये भी सही है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आई थिंक विथ ऑल द कैरेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध मोमेंट है, हर कैरेक्टर के पास ऐसा एक मोमेंट आता है। ट्रेलर में 2-4 बार ये डायलॉग्स है कि काला पानी से निकलना है, तो ये जो निकलना है ये जानने के लिए हमें 18 तारीख का इंतजार करना होगा। क्या सही में आप निकलते हो या आपको पसंद आ गया वही रहते हो? आई थिंक आई डोंट नो आई थिंक देखना पड़ेगा उसके लिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।